और 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो द चैप्टर ऑफ फिजिक्स फर्स्ट इज व्हाट, दैट इज द मोशन। ठीक है, तो हम 9th क्लास की फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के चैप्टर की, तो बेटा कहां से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग? मोशन से। ठीक है, बिल्कुल इनिशियल चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, ये चैप्टर हमें आ जाएगा तो आगे के जो चैप्टर्स है ना 9th क्लास के, वो हमें बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग उसमें हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मोशन को स्टडी करने से पहले ना डियर, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की दो तरह की कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की दो तरह की कंडीशंस कौन सी? एक होती है रेस्ट और दूसरी होती है मोशन, राइट? जो मोशन की हमें स्टडी, पूरा चैप्टर का नाम ही क्या है? मोशन। पर इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेस्ट क्या होता है बेसिकली। ठीक है, देखिए अभी एक डायग्राम ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए। रेस्ट की अगर हम बात करें तो बेटा रेस्ट हमारे पास क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेस्ट, राइट? सो रेस्ट इज व्हाट? तो रेस्ट हमारे पास क्या है? किसी बॉडी, अगर किसी बॉडी की पोजीशन में, ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर मैं बात करूं टाइम, टाइम तो रेगुलर चल रहा है ना, टाइम रेगुलर चल रहा है। अच्छा, मेरी पोजीशन में चेंज हो रहा है क्या? ध्यान से सुनिए, मेरी पोजीशन में चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना, मतलब टाइम के साथ, टाइम तो चल रहा है लेकिन मेरी पोजीशन में किसी भी सराउंडिंग बॉडीज के रेस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं है, राइट? मेरी पोजीशन एज इट इज है, टाइम चलता जा रहा है, पोजीशन एज इट इज है। तो बेटा इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेस्ट कंडीशन। समझ गए आप, राइट? टाइम के साथ क्या हो रहा है? अगर किसी बॉडी की पोजीशन में उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होते हैं तो इट मींस द बॉडी इज इन रेस्ट। डन गाइस, राइट? रेस्ट इज क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वन इज मोशन। अच्छा, मोशन में क्या बात हो रही है? ध्यान से देखिए, टाइम चल रहा है और मेरी पोजीशन में भी चेंजेस हो रहे हैं सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन में अगर चेंजेस होते हैं सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ, तो इट मींस द बॉडी इज इन मोशन। समझ गए आप, राइट? तो इस पूरे चैप्टर का थीम समझ गए आप? इस पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जो रहेगी ना, वो रेगुलर मूव करेगी, उसकी पोजीशन में चेंज होगा। और हमें बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ेंगे कि जब जब हमारे पास मोशन होगा तो कौन कौन से फैक्टर काम आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे कि जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो स्पीड कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है? और इसी चैप्टर में आगे जब हम बात करेंगे तो हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना बेटा? उसके अलावा कि कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जब मूव कर रहा है तो कितना टाइम उसको लगने वाला है, तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हम इसी चैप्टर में डील करेंगे। डन? चलिए, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे चैप्टर मोशन को। और मैंने आपको बताया था कि इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, इस डायग्राम के बारे में समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं कि यहां पर हमारे पास एक कार है जो कि मोशन कर रही है, समझ में आई आपको बात? कार मूव कर रही है। अगर मैं बात करूं ये ट्री, ये पेड़ जो है, ये ट्री इस कार के रेस्पेक्ट में कैसा है? रेस्ट में। और अगर मैं इस कार की बात करूं तो ये कार किसमें है? मोशन में। बात समझे आप? यहां पर ये ट्री जो है ये इस कार के रेस्पेक्ट में कैसा है? अभी हमारे पास ये हम नहीं बता सकते, हम ये बोलेंगे कि ये ट्री इस ट्री के रेस्पेक्ट में कैसा है? अभी रेस्ट में है, ठीक है? रेस्ट और मोशन तो आप अच्छी तरह समझ गए। कोई बॉडी की पोजीशन में अगर चेंज नहीं होता है तो वो रेस्ट में है टाइम के साथ, और अगर मोशन पोजीशन में चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है। अब बात आती है इसके बाद जो हम डील करने वाले हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज द रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। इसको समझना। देखिए मैंने क्या बोला? रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? ये जो वर्ड लिखा है ना, क्या? रिलेटिव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव टर्म का मतलब यहां पर क्या है बेटा? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप क्या बोल रहे हैं? इस चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहले मैंने रेस्ट की बात की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंजेस नहीं हो रहा है तो रेस्ट में, हो रहा है तो वो मोशन में। अब मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म है, इस रिलेटिव टर्म को समझ लो, ठीक है? देखिए, तो रिलेटिव टर्म का मतलब ये है डियर कि अगर मेरे पास मान लीजिए यहां पर ये ट्री, ये ट्री, ये ट्री, ये ट्री और ये ट्री, और ये कार जो कि मूव कर रही है, राइट? जो कि मूव कर रही है v वेलोसिटी से, ठीक है? अब बात आती है कि सर अगर मैं इस ट्री की बात करूं, इस ट्री के रेस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना, कोई ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है और किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव टर्म, ठीक है? तो हमारे पास
ये वाला ट्री इस ट्री के रेस्पेक्ट में किस में है बताइए? रेस्ट में है। क्योंकि देखिए ये ट्री और ये ट्री दोनों कैसे हैं? रुके हुए हैं। इस ट्री के रेस्पेक्ट में ये कैसा है? रेस्ट में। इसके रेस्पेक्ट में ये कैसा है? रेस्ट में। लेकिन अगर हम बात करें कि इस कार के अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है और हम बात करें कि इस आदमी जो कार चला रहा है, जो कार को ड्राइव कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में ये ट्री कैसा है? ध्यान से सुनिएगा। कार को ड्राइव कर रहा है पर्सन, और कार जब ड्राइव कर रहा है डियर, तो मुझे बताएं इसको क्या लग रहा है कि पेड़ इधर जा रहा है? पेड़ इधर जा रहा है क्या? अरे पेड़ इधर जा रहा है क्या? नहीं ना, पेड़ तो अपनी जगह पर ही है ना। लेकिन ये क्योंकि इधर जा रहा है तो इसको ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ भी क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे ट्रेन में जब हम देखते हैं ना, बाहर ट्रेन चल रही होती है और हम बाहर देखते हैं, तो हमें क्या लगता है यार कि सारी चीजें इधर जा रही है, जबकि सारी चीजें इधर नहीं जा रही, हम इधर जा रहे हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। समझ गए आप? तो बेटा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये बात डिपेंड करता है किस पर? ऑब्जर्वर पर। ठीक है? कि आप, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट, आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है? यहां तक क्लियर? तो हमारे पास कोई बॉडी किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकती है और किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकती है। तो इसीलिए यहां लिखा गया है कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। इज इट क्लियर? रिलेटिव टर्म का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है आपका अच्छी तरह से। ठीक, तो हमने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन क्लियर कर ली। उसके अलावा डेफिनेशन की बात कर लें तो एक बार डेफिनेशन को वापस देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, तो क्या बोला जा रहा है? रेस्ट में हमें बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम। ठीक है? सराउंडिंग के साथ के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। इज इट क्लियर? उसके अलावा अगर हो रहा है तो दैट इज इन मोशन। रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन कंप्लीट। ठीक है? डायग्राम में हमने बात की, ट्री की अगर बात करें तो रेस्ट में होगा, कार की अगर बात करें तो वो कैसी है? मोशन में। लेकिन अगर हम किसी के रेस्पेक्ट में किसी की बात करते हैं तो फिर डिपेंड करता है बेटा, कोई किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है और किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। जैसे कि ये वाला ट्री इस ट्री के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन ये वाला ट्री इस कार के रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, तो डिपेंड कर रहा है आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। इसीलिए बोला जा रहा है रिलेटिव टर्म। ठीक है? रिलेट करना है बेटा, किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। डन? अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। देखिए, तो हमने ये समझ लिया कि हमारे पास रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। मोशन वाले पूरे को, मोशन ही तो हमारे चैप्टर का नाम है, तो मोशन को ही तो हमें स्टडी करना है। तो मोशन की जब बात आती है तो मोशन को हम दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, हम दो तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं, फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मोशन जो है वो लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। तो सिचुएशन वाइज, ठीक है ना, जैसे हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है टाइम के साथ, तो उसका मोशन कैसा होगा। तो उसका मोशन हमारे पास जनरली हम डिवाइड करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। दो तरीके का मोशन होता है। कौन कौन सा? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। बात आती है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है सर। ठीक है, तो हमारे पास मोशन में यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है डियर, यहां पर इसको हम अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको समझिए। तो यूनिफॉर्म मोशन में बोला जा रहा है कि अगर डियर कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, if the object cover equal distance in equal time interval, it means the body is in uniform motion। ये वर्ड हमें देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, उसको समझिए, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको समझिएगा। देखिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक एक्सिस ये है, इस पर हम टाइम को ले रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये है टाइम और इस एक्सिस पे ले रहे हैं हम डिस्टेंस को, ये राइट। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये ओरिजिन है, ठीक है, यहां से शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए इस एक्सिस पर टाइम है ना, तो यहां से यहां तक मान लीजिए 1 सेकंड है, यहां से ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड। ठीक, अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं इनके बीच में टाइम का गैप कितना है, टाइम इंटरवल कितना है। अच्छा 0 और 1 के बीच में कितना इंटरवल है, 1 सेकंड का। 1 और 2 के बीच में कितना गैप है, 1 सेकंड का। 2 और 3 के बीच में कितना टाइम का गैप है, 1 सेकंड का। इस तरह से टाइम इंटरवल सब जगह सेम है, बिल्कुल सेम टाइम इंटरवल सब जगह सेम है। अब क्या हो रहा है बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ना इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए 2 मीटर, यहां पर 4 मीटर,
यहां पर 6 मीटर और यहां पर 8 मीटर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस का गैप कितना है यहां से यहां तक, बताइए मुझे। 2 मीटर। यहां से यहां तक कितना चला वो, फिर 2 मीटर। यहां से यहां तक कितना चला, 2 मीटर। फिर यहां से यहां तक कितना चला, 2 मीटर। अच्छा, अब बात को समझना कि अगर कोई पर्सन स्टार्टिंग के 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, ध्यान से देखना इस बात को, स्टार्टिंग में कितना चल रहा है, 2 मीटर, ठीक है, चल गया। फिर अगले सेकंड में फिर वो कितना चल रहा है, 2 मीटर। फर्स्ट सेकंड में कितना चला, 2 मीटर। अगले फर्स्ट सेकंड में, अगले सेकंड में कितना चलेगा, फिर 2 मीटर चला, तो फिर 2 मीटर चला तो वो 4 पे पहुंच गया यहां, ये लो। फिर अगले सेकंड में, नेक्स्ट सेकंड में फिर 2 मीटर चला तो फिर वो पहुंच गए यहां, राइट। फिर कितना चला, 2 मीटर, फिर वो पहुंच गए यहां। अब क्या होता है बच्चों कि जब आप इस ऑब्जर्वेशन को प्रैक्टिकली क्या करोगे, जब इस लाइन को मिलाओगे ना, तो मिलाने पर क्या बनेगा, मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें क्या बता रही है, स्ट्रेट लाइन हमें ये बता रही है कि इस जगह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। क्या यूनिफॉर्म मोशन का कांसेप्ट समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। देखिए 9th क्लास, 10th क्लास, जूनियर क्लास से बेटा, ठीक है ना। ये अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सारे बहुत ब्रॉड फॉर्म में 11th और 12th क्लास में काम आते हैं, ठीक है, उसके वीडियोस भी हैं, ठीक है। पर अभी आप जिस क्लास में हैं उसी पर फोकस करें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल बिल्कुल आपके लेवल पर जाके समझाने का, ठीक है, जहां से आपको का बेस मैं पकड़ पाऊं कि कहां से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से ही हम ले रहे हैं चीजों को। हमने चैप्टर का नाम हमारा मोशन है, मोशन में हमने मोशन से पहले रेस्ट को डिस्कस किया कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं हो रहा है चेंज उसमें सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ, तो मतलब वो क्या है, वो रेस्ट में है। और अगर हो रहा है तो वो मोशन में है। मोशन की जब स्टार्ट की हमने, मोशन को स्टार्ट किया तो हमने फर्स्ट डे किया क्या, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन समझ गए आप, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो मतलब द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यूनिफॉर्म आपको समझ में आ जाएगा ना बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो तो वो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कांसेप्ट कंप्लीट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो इसको डेफिनेशन को देख लीजिए आप एक बार। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या बोला गया है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डन। उसके बाद एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास गैप दे रखा है, देखिए 2 सेकंड का गैप हमारे पास है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुई, ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। इज इट क्लियर कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट यूनिफॉर्म हो गया है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म में आप मुझे बताइए क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इफ अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, राइट, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए बेटा आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप ये भी बोल सकते हैं कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर हो रही है, मतलब दोनों में से अलग होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किया जाता है कि जब भी हम किसी की डेफिनेशन बनाई जाती है तो वहां पर टाइम को स्टैंडर्ड माना जाता है, तो टाइम को हमने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के अंदर क्या कर दिया, सेम कर दिया, इंटरवल सेम कर दिया। और हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस की। तो इक्वल और अनइक्वल डिस्टेंस को हम करके मोशन को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बता सकते हैं। डन। तो यहां पर क्या किया गया, अब मान लीजिए हमारे पास, अच्छा मुझे बताइए उसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला था, तो यहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा क्या, नहीं ना, यहां पर ग्राफ कैसे मिलेगा, कर्व मिलेगा। समझ गए आप, राइट। कैसे बेटा, मान लीजिए स्टार्टिंग के 2 सेकंड में ना, वो मान लीजिए हमारे पास चला कितना, 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर, फिर कितना चला, 10 मीटर। तो बेटा चेंज हो गया ना, डिस्टेंस चेंज हो गई। पहले 2 सेकंड में कितना चला, मान लीजिए 3 मीटर, अगले 2 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर, चेंज हो गया। अगर वो अगले में भी 2 चलता तो 2 मीटर, तो इधर भी यूनिफॉर्म होता, इधर भी इक्वल होता, इधर भी इक्वल होता, तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता। समझ गए। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कांसेप्ट आपको समझ में आ गया क्या, वेरी गुड। आगे चले, ठीक। अब बात आती है कि सर हमने डिवाइड कर लिया मोशन को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। अब इसके बाद जब हम मोशन चैप्टर को स्टडी करेंगे ना, तो वहां पर एक और नाम हमें सुनने को मिलेगा, ठीक है, वो हमारे पास है बेटा कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसको समझो,
देखिए हम फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं दे आर फिजिकल क्वांटिटीज हम डील करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है बेटा, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। क्या फिजिकल क्वांटिटी मतलब आप समझ गए, द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल और काउंटेबल लाइक फोर्स, वर्क, एनर्जी, स्पीड, एक्सेलरेशन, दे ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कितने टाइप की है, टू टाइप, right? So there are two types of physical quantities, like first is vector quantity, second one is scalar quantity, or scalar quantity first और ये second, कैसे भी आप बोल सकते हैं। अब बात आती है सर ये दोनों होती क्या है, हमें आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखिए स्केलर और वेक्टर में एक वर्ड आपको जरूर सुनाई देगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखिए यहां पर भी होगा, ठीक है, ये रहा मैग्नीट्यूड, राइट। अब पहले इसको समझिए मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होती है बेटा वैल्यू, डिजिट, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला कि आपका जो मास है ना वो है मान लीजिए 70 केजी, कितना है 70 केजी, ठीक है। या फिर मैं चलो मेरा ही लेता हूं, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 82 केजी। अच्छा 82 क्या है, ध्यान से सुनिए। अच्छा केजी क्या है बेटा, केजी तो यूनिट है, अरे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, these are the units, okay? और यहां पर ये 82 क्या है बेटा, 82 एक डिजिट है ना, एक नंबर है ना, एक वैल्यू है ना, और इसी वैल्यू डिजिट को बोला जाता है मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं आप समझ गए, तो मैग्नीट्यूड मींस व्हाट डियर, मैग्नीट्यूड इज अ वैल्यू, डिजिट, ठीक है। अगर मैंने बोला कि भाई हमारी जो क्लास है वो 30 मिनट चलेगी, राइट, 30 मिनट हमारा लेक्चर चलेगा, तो 30 क्या है डियर, 30 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम, समझ गए आप। तो मैग्नीट्यूड का मतलब समझ गए ना, वैल्यू, डिजिट, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटीज मतलब होता है द क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब होता है द क्वांटिटीज व्हिच हैज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये मैग्नीट्यूड है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास डायरेक्शन है, बस यही है डिफरेंस। स्केलर क्वांटिटीज के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। कैसे, उसको समझो। अगर मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है या राम है, ठीक है, या चीनू है, तो मान लीजिए हमारा चीनू जो है वो जा रहा है बेटा 15 मीटर पर सेकंड से, ध्यान से सुनना बात, चीनू जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। और इसी एग्जांपल को मैं इधर लगा रहा हूं, ये हो गया स्केलर, चीनू जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। इधर मैंने बोला कि भैया चीनू जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला चीनू जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। यहां पर हमने वैल्यू तो बता दी कि 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब 15 मतलब मैग्नीट्यूड है, इधर भी 15 मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं बताई गई, और इसमें बताइए डायरेक्शन बताई गई, ईस्ट डायरेक्शन मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की जा रही है। तो बेटा ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन भी होता है और उसके साथ क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उनको वेक्टर बोला जाता है, और जिनके पास केवल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती, उनको स्केलर क्वांटिटीज बोला जाता है। तो हम जब आगे पढ़ेंगे ना डियर 9th क्लास में फिजिक्स में, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर होती हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर होती हैं, और मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं, ठीक है ना। एक बार एग्जांपल क्वांटिटीज का ही बताता हूं। मान लीजिए फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, इस मार्कर पर फोर्स, पेन पर मैंने फोर्स लगाया, मेरी बात को समझना, मैंने फोर्स लगाया इस पर 10 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया 10 मतलब वैल्यू है, बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड है उसके पास। जब मैंने इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो मुझे बताइए क्या किसी डायरेक्शन में जाएगा, जा रहा है ना डायरेक्शन में। अच्छा मतलब फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर, तो फोर्स जो है उस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। तो हमारे पास फोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटा, फोर्स हुई वेक्टर क्वांटिटी। मेरी बात समझ गए क्या, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, राइट, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अच्छा इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए मेरे पास, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था 15 मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड मतलब स्पीड है ना बेटा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्पीड, और इधर मैंने बोला 15 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन, तो दोनों में क्या है, ये तो है स्पीड जो मैंने बोला 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इधर मैंने बोला 15 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है,
तो ये है वेलोसिटी, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अभी के लिए केवल डेफिनेशन, क्वांटिटीज हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे ना फिजिक्स में, आप सब क्वांटिटीज सीख जाएंगे। हम जब आगे जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर की हम बात करेंगे, तो वहां पर डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, क्यों है वो आपको समझाया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो खुद कैसी है, वो खुद हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, वो कैसे है वो भी आपको बताया जाएगा। समझ गए? अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, केवल डायरेक्शन। अब जो लिखा हुआ है, जो आपको एक कॉपी में लिखना है उसको देख लीजिए। तो स्केलर क्वांटिटीज में क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटीज ओनली हैव द मैग्नीट्यूड, साइज मतलब डिजिट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ओनली हैव द मैग्नीट्यूड, केवल वैल्यू है उनके पास। फॉर एग्जांपल 11 मीटर 15 मीटर पर सेकंड आर बोथ स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन की कोई बात यहां पर नहीं की गई है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स जो है बेटा उसमें आप डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एनर्जी, ठीक है, इसके आगे आप ईटीसी लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बेटा बहुत सारी है ना, यही थोड़ी है। ठीक है, पावर जो है वो भी स्केलर है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा वेक्टर में देख लीजिए, वेक्टर क्वांटिटीज बोथ हैव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, राइट, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। जैसे मैंने बोला 11 मीटर जा रहा है ईस्ट में, ठीक है, 11 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसने क्या किया, कंप्लीट किया ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 30 डिग्री एंगल पे, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है वो 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है कितने डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर, तो इसकी डायरेक्शन तो आपने फिक्स कर दिया ना, ये हॉरिजॉन्टल है मान लीजिए, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 30 डिग्री पे आपने प्रोजेक्ट कर दिया किसी को, तो ये है जो है, ये जो है स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है, तो ये वेक्टर हो गया। जब आपने पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर ली तो क्या हो गया, वो वेक्टर हो गया। ठीक है, टू द हॉरिजॉन आर बोथ द वेक्टर क्वांटिटीज। इसी तरह से यहां पर भी आप ईटीसी लिख लीजिएगा। डन, क्या ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट है बेटा अच्छी तरह से? ठीक है, चलिए इससे पहले अब हमने क्या क्या डील किया, एक बार फटाफट से हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात किया कि हमारे पास मोशन जो है, ठीक है, मोशन को तो हम स्टडी कर ही रहे हैं। उससे पहले हमने दो तरह की पोजीशन को डिस्कस किया, रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद द सराउंडिंग विद टाइम, राइट, देन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। और मोशन में क्या होगा कि चेंजेस आएंगे। डन, दोनों की डेफिनेशन हमने कंप्लीट की। इस डायग्राम में हमने केवल ये सीखा है कि जो ट्री है हमारे पास ये भी रेस्ट में है, जो कार है वो मोशन में है। ठीक है, इसके बाद अब सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारे पास एक तरह से क्वेश्चन भी आप मान सकते हैं कि क्वेश्चन भी में भी ये पूछा जा सकता है कि क्या रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, तो आपको बताना है बिल्कुल है। कैसे है वो आप यहां पर समझा दिया गया था मैंने, ठीक है ना, मैंने आपको समझाया था, एक बार वापस से देख लीजिए। अगर इस ट्री की बात करें तो ये वाला ट्री इस ट्री के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन ये वाला ट्री इस कार के रेस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, इसमें बैठे हुए पर्सन को लगेगा कि ये ट्री क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, ठीक है ना, आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है किसी के रेस्पेक्ट में, और किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। सो दे आर द रिलेटिव टर्म। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। Uniform means what? If the object cover equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be the uniform motion. And if unequal distance travel हो रहा है equal time interval में, then the motion is non-uniform motion. Done? और लास्ट में हमने डील किया कि टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, कौन सी? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी व्हाट, व्हिच आर मेजरेबल और काउंटेबल, राइट? टू टाइप्स, द स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज जिनके पास क्या है डियर, जिनके पास मैग्नीट्यूड है ओनली, डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर दे हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना, सारी नेक्स्ट वीडियोस में होगी। तब तक के लिए डियर खुश रहिए। ओके।